आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बड़ा ऐलान, ईरान पर हमला करेगा इजरायल। डेविड कैमरून ने कहा है इजरायल ने लिया पलटवार का फैसला और जल्द ऑपरेशन शुरू किया जा सकता। और इजरायल और ईरान के बीच बड़ी जंग की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि इजरायल की वॉर कैबिनेट ने ईरान पर हमलों का प्रस्ताव पारित कर दिया। किन हथियारों से हमला होगा यह तय हो चुका है। ईरान के 6 टारगेट फिक्स हो चुके हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि ईरान पर हमला कभी भी शुरू हो सकता है। ईरान 18 अप्रैल को सेना दिवस परेड की तैयारी कर रहा है और आशंका है कि इजरायल इसी वक्त हमला कर सकता है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि इजरायल ने यह गलती की तो ऐसे हथियार से पलटवार किया जाएगा जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ईरान ने अपनी तैयारी का वीडियो जारी करते हुए विश्व युद्ध की धमकी भी दी है। מטוסי חיל האוויר פועלים בכל מקום, שמי המזרח התיכון פתוחים. ईरान और इजरायल के युद्ध का दूसरा चरण आरंभ होने वाला है। इजरायल ने तय कर लिया है कि 14 अप्रैल के हमलों का प्रतिशोध लिया जाएगा और निश्चित लिया जाएगा। खुफिया रिपोर्ट यह है कि इजरायल 18 अप्रैल को ही ईरान पर बड़े मिसाइल हमले कर सकता है। इजरायल के हमले इसलिए भी तय माने जा रहे हैं क्योंकि 18 अप्रैल को ईरान का आर्मी डे होता है। 17 अप्रैल से ही ईरान में सेना दिवस मनाया जा रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के वीडियो जारी किए हैं। राष्ट्रपति रईसी ने इजरायल पर दूसरे हमलों की धमकी दी है। सेना दिवस पर हमला करके इजरायल ईरान का गर्व चकनाचूर करना चाहता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू सरकार पर जल्दी ईरान पर हमले करने का दबाव है। 17 अप्रैल की सुबह तेल अवीव में इजरायली वॉर कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है कि इस बैठक में ईरान पर हमले का अंतिम ब्लूप्रिंट बनाया जा चुका है। इजरायली वॉर कैबिनेट के सदस्यों ने ईरान और उसके मिलिटेंट संगठनों पर बड़े हमले के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में सदस्यों ने नेतन्याहू पर दबाव बनाया कि ईरान पर जल्द से जल्द हमला किया जाए। इस वॉर कैबिनेट में यह तय हो चुका है कि ईरान पर किस तरह के हमले किए जाएंगे। यह भी तय है कि कौन से हथियार और मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। यह तय हो चुका है कि ईरान के बड़े शहरों पर इजरायल हमले करेगा। ये हमले जितनी जल्दी संभव हो किए जा सकते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने हमलों का ऐलान भी कर दिया है। अब हमले किस दिन होने हैं, इस पर आशंका यह है कि 18 अप्रैल को जब तेहरान में सेना दिवस मनाया जा रहा होगा, ईरान जिस सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके इजरायल को धमकी दे रहा है, उसी सैन्य शक्ति को ध्वस्त करने के लिए इजरायल हमले कर सकता है। ईरान ने इजरायल को हमले न करने की चेतावनी दी है। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है और ईरान ने लिखा है कि हम इस दिन का बरसों से इंतजार कर रहे थे। हमारे रडार सिस्टम सर्विलांस में लगे हैं। आग का जवाब आग से दिया जाएगा। इस वीडियो के साथ हैशटैग दिया गया है
#WorldWar3। ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उसकी जमीन पर हमला हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क उठेगी। इजराइल जानता है कि आग का पलटवार आग ही होगा और इसीलिए इजराइल और उसके सहयोगी देशों ने ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए बड़ी डिफेंसिव तैयारी की है। और लाल सागर में नेटो नेवी के जहाज तैनात है और इन पर पहला डिफेंस सिस्टम है एजिस। ये ईरान की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट करने के लिए लगाया गया। इसके साथ ही ये ईरान की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी इंटरसेप्ट करेगा। दूसरा डिफेंस सिस्टम है फैलेंक्स CIWS। ये एक तरह की ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसका टारगेट होंगे ईरान के कैमिकाज़ी ड्रोन। और नाटो का तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम है SM-3। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे ईरानी क्रूज मिसाइल टारगेट करने के लिए तैनात किया गया है। इजरायल ने अपनी जमीन पर एरो 3 डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। ये इजरायल में विकसित किया गया है, डेवलप किया गया डिफेंस सिस्टम है और इसे ईरानी ड्रोन और मिसाइलें गिराने का मिशन दिया गया। दूसरा डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जो इजरायली जमीन पर अलर्ट मोड में है। यह भी इजरायल में डेवलप किया गया है, जो कि एक बहुत ही सक्षम डिफेंस सिस्टम साबित हो रहा है। इसे हिजबुल्लाह और हूती के रॉकेट टारगेट करने के लिए तैनात किया गया है। भूमध्य सागर में इजरायल ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का नेवल वर्जन भी तैनात कर दिया है। ये उसी सी डोम आयरन डिफेंस सिस्टम का वीडियो है जिसे इजरायली रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इजरायल ने ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है और उसके लिए 6 टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। इजरायल राजधानी तेहरान पर बड़ा हमला कर सकता है। इसके साथ ही इस्फान परमाणु केंद्र को भी टारगेट बनाया जा सकता है। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर फार्दो पर भी हमला किया जा सकता है। इसके अलावा ईरान के मिसाइल लॉन्च सेंटर करमन शहर पर भी हमले हो सकते हैं। शिराज शहर में ईरान के क्रूज मिसाइल लॉन्च सेंटर पर हमला हो सकता है और हमदान में कामिकाज़े ड्रोन लॉन्च पैड को तबाह किया जा सकता है। इजरायल हमला जरूर करेगा, यह तय हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मनाने से भी इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसकी बड़ी वजह है फिलिस्तीन। अठारह अप्रैल को फिलिस्तीन की UN सदस्यता पर बैठक है। UNSC में फिलिस्तीन की स्थायी सदस्यता पर वोटिंग होगी। इस बैठक में ईरानी खेमे के देश फिलिस्तीन के समर्थन में वोटिंग कर सकते हैं। इसलिए भी इजरायल भड़का हुआ है और जल्दी हमला करना चाहता है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हमला हुआ तो ऐसा पलटवार होगा जिससे इजरायल का सूर्यास्त हो जाएगा। हमला होने की सूरत में ईरान ने इजरायल पर पलटवार करने के लिए 1500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन तैयार रखे हैं। अरब की 2 बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। इसके बाद युद्ध में महाशक्तियों का उतरना तय है और यही विश्व युद्ध का आधार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक और खबर है, हिजबुल्लाह का IDF पोस्ट पर हमला। बुरकान रॉकेट से किया गया हमला। IDF की पिरानित बैरक हमले में क्षतिग्रस्त हुई।
और इन सब के बीच अमेरिका चाहता है कि अरब में हालात काबू में आ जाए, लेकिन इजराइल का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। अगर हमला हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में बर्बादी का बवंडर आ जाएगा, जिसमें एटमी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका इसे रोकने की कोशिश में है। दूसरी तरफ उसने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यानी अमेरिका को अंदेशा है कि ईरान और रूस मिलकर तबाही का ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल टारगेट नंबर 1 है। मिडिल ईस्ट दहक रहा है। जिसकी जद में यूरोप भी आ गया है। अब अरब से उठी युद्ध की चिंगारी यूरोप में तबाही ला सकती है। ईरान को रूस और चीन का साथ मिलने से आशंका तेज हो गई है कि ईरान फिर से इजराइल पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान ने 14 अप्रैल को हुई मिसाइल स्ट्राइक के बाद हमले से इनकार किया है, लेकिन उसने यह भी कहा है कि अगर इजराइल हमला करता है तो इससे भी भयानक परिणाम न सिर्फ इजराइल को भुगतने पड़ेंगे बल्कि उसके मददगार देशों को भी। यानी ईरान का सीधा इशारा अमेरिका की तरफ था। ईरान की नई धमकी से पेंटागन में खलबली मच गई है। अमेरिका बार बार इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोक रहा है। इसके पीछे अमेरिका का डर है, अगर युद्ध बढ़ा तो एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है, जिसमें अमेरिका भी घिर सकता है। अमेरिका के रोकने के बावजूद इजराइल अड़ा हुआ है कि वो ईरान पर हमला जरूर करेगा। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में मोहर लग चुकी है कि हमला किया जाएगा, लेकिन कब और कैसे, इस पर वॉर कैबिनेट सीक्रेटली प्लान बना रही है। जबकि अमेरिका अड़ा है कि तुरंत हमला टाला जाए। अगर इजराइल ने हमला कर दिया तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही अमेरिका के अरब में वजूद पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका वो हर संभव कोशिश कर रहा है जिससे युद्ध को टाला जा सके। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा है, अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में और तनाव बढ़े। हम ईरान से युद्ध का विस्तार नहीं चाहते हैं। हालात सामान्य होने बेहद जरूरी है। एक तरफ इजराइल के ईरान पर हमले रुकवाने की कोशिशें की जा रही हैं, दूसरी तरफ अमेरिका एटमी युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि अमेरिका को अंदेशा है। इसलिए अमेरिका ने अपने डकोटा बेस पर बॉम्बर को एटमी मिसाइल से लैस कर दिया है। हाई अलर्ट जारी है। यह अमेरिका की एटमी तैयारी का सबूत है। इस वीडियो में एटमी मिसाइल को हैंगर में खड़े B-52 बॉम्बर तक ले जाया जा रहा है और बॉम्बर से मिसाइल लगाकर उसे वॉर रेडी किया जा रहा है। यानी अमेरिका तनाव खत्म कराने के अलावा युद्ध का विकल्प भी आजमा सकता है। बशर्ते सामने से रूस और चीन की तरफ से हमला किया जाता है तो।
यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का तो अमेरिका उसके लिए तैयार है। उसने नॉर्थ डकोटा बेस पर अलर्ट मोड में B-52S बॉम्बर को लगा दिया है। बॉम्बर में न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल AGM-86 लोड कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर अमेरिका की तैयारी आगे बढ़ रही है। दुश्मन देशों को एटमी बॉम्बर से डराने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पहला नाम ईरान का है। डकोटा बेस से ईरान की दूरी 10,763 किलोमीटर है। बॉम्बर की रेंज में रूस भी आता है, जिसकी डकोटा बेस से दूरी 7,655 किलोमीटर है। इसके अलावा डकोटा बेस से चीन की दूरी 9,845 किलोमीटर है, जबकि B-52 बॉम्बर की रेंज 14,000 किलोमीटर है और लोड की गई AGM-86 एटमी मिसाइल की रेंज 2,400 किलोमीटर। यानी बॉम्बर और मिसाइल की रेंज से अमेरिका दुनिया के किसी भी जगह परमाणु हमला कर सकता है। अमेरिका को आशंका है कि मिडिल ईस्ट का तनाव परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ग्लोबल टेंशन बढ़े इससे पहले ही अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। जिसमें लॉन्ग रेंज एटमी बॉम्बर को अलर्ट मोड पर रखने के अलावा न्यूक्लियर वॉरशिप को ईरान के पास ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया। पूर्वी भूमध्य सागर में 2 डिस्ट्रॉयर तुरंत हमले के लिए लगा दिए हैं। डिस्ट्रॉयर SM-3 इंटरसेप्टर से लैस कर दिया है। कुर्दिस्तान में मिलिट्री बेस पर पैट्रियट सिस्टम लगा दिए हैं। इसके अलावा जापान और नॉर्थ कोरिया के पास भी वॉरशिप भेज दिए हैं। जबकि लाल सागर में अमेरिकी टास्क फोर्स पहले से तैनात है। वहीं काला सागर में नेटो की वॉर ड्रिल जारी है। रूस को काउंटर करने के लिए बाल्टिक सी में गॉटलैंड आइलैंड पर नेटो मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है। दरअसल रूस और ईरान की बातचीत के बाद इसकी आशंका तेज हो गई है कि ईरान अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है, जबकि रूस ने ब्रिटेन पर एटमी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन के 38 शहर हमारे टारगेट पर हैं, जहां एटमी अटैक किया जा सकता है। अगर ब्रिटेन इजराइल की मदद कर सकता है तो हम भी अपने दोस्तों का साथ जरूर देंगे। इजराइल पर ईरान ने हमला किया था तो ब्रिटेन और अमेरिका के वॉरशिप पर लगे डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था। इसी वजह से रूस खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया है। यानी मिडिल ईस्ट में खेमेबाजी तेज होती जा रही है। इस बीच रूस ने ICBM अलर्ट मोड पर डाल दी है, जिससे दुनिया में कहीं भी हमला किया जा सकता है। इसे अमेरिका के एटमी बॉम्बर की तैनाती का जवाब बताया जा रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में एटमी युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। अगर अमेरिका इजराइल को ईरान पर हमला करने से नहीं रोक पाया तो ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। वहीं रूस के चेरनिहिव हमले में बड़ा अपडेट है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। चेरनिहिव हमले में घायलों की संख्या 60 पहुंच गई है। रूस ने चेरनिहिव पर किए 3 मिसाइल हमले। Просто отпусти угол. Пускай, плавно. और ईरान के हमले के बाद इजराइल दहला हुआ है, लेकिन ईरान के सबसे बड़े प्रॉक्सी ने जबरदस्त हमले की शुरुआत कर दी है। हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी तब आई जब इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के रॉकेट फोर्स के चीफ को खत्म कर दिया। इस बात से भड़के हिजबुल्लाह के लड़ाके 24 घंटे से इजरायली धरती पर मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट दाग रहे हैं। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली सेना के बेस और इजरायली डोम के प्लेटफॉर्म है।
इजराइल और हिजबुल्लाह में छिड़ी जंग की आग बहुत भड़क गई है। युद्ध की इस आग में इजराइल और लेबनान की धरती जल रही है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। और हिजबुल्लाह इजरायली सेना के बेस और एयर डिफेंस को ध्वस्त कर रहा है। पिछले 24 घंटे से हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर विध्वंसक वार पलटवार कर रहे हैं। युद्ध का खतरनाक और खौफनाक दौर तब शुरू हुआ जब आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कमांडर को खत्म कर दिया। आईडीएफ ने आसमान से मिसाइल दागी। मिसाइल ने कार को हिट किया, जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट फोर्स का चीफ खत्म हो गया। इजराइल ने जिस कार पर मिसाइल से हमला किया उससे इस्माइल यूसुफ बाज और अबू जफर जा रहा था। इस्माइल यूसुफ हिजबुल्लाह के रॉकेट फोर्स का चीफ था। इजराइल के हमले में यूसुफ मारा गया। आईडीएफ के इसी हमले के बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग का नया और खतरनाक दौर शुरू हो गया। इजरायली सेना ने न सिर्फ हिजबुल्लाह कमांडर को खत्म किया बल्कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की। बदले में हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस सिस्टम के ठिकानों पर घातक हमले किए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के मेरोन मिलिट्री बेस पर जबरदस्त हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेरोन बेस पर कुछ इस तरह से मिसाइलें और रॉकेट की बरसात की। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना के बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हथियार और कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने 150 रॉकेट फायर किए, 28 मिसाइलों से हमला किया। इसके साथ ही 36 ड्रोन भी दागे। हिजबुल्लाह ने सिर्फ इजरायली सैन्य ठिकाने को ही तबाह नहीं किया, उसने इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के 3 प्लेटफॉर्म पर भी हमला किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके हमलों में इजरायल के कई आयरन डोम नष्ट हो गए। हिजबुल्लाह इजरायली सेना के ठिकानों और आयरन डोम पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से भड़की नेतन्याहू सेना ने भी लेबनान की धरती पर बड़ा सैन्य अभियान चलाया है। लेबनान के अंदर इजरायली सेना ने करीब 10 जगहों पर भीषण बमबारी की। इजरायली एयरफोर्स के टारगेट पर हिजबुल्लाह के मिलिट्री ठिकाने, रॉकेट लॉन्च पैड, मिसाइल साइट, मिलिट्री कंपाउंड और हथियार गोदाम थे। इजरायली लड़ाकू विमानों ने आसमान से मिसाइलों की बरसात की और हिजबुल्लाह की कमर टूट गई। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को कितना बड़ा जख्म दिया, अब इसे देखिए। ये नबी चित इलाके की तस्वीर है। यहाँ हिजबुल्लाह का बड़ा हथियार गोदाम था, इजरायल ने उसे तबाह कर दिया। खियाम में इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के मिलिट्री कंपाउंड को तहस नहस कर दिया। कफकेला इलाके में हिजबुल्लाह की मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया गया।
नबी शीत में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। यारोन में हिजबुल्लाह का मिलिट्री कंपाउंड मलबे में बदल गया। अल्मा इल चायब में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 2 ठिकाने तबाह कर दिए। हनीनी इलाके में हिजबुल्लाह के मिलिट्री साइट को टारगेट किया गया। मंसूरी इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड को बर्बाद कर दिया गया। यातेर में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के रॉकेट गोदाम पर विस्फोट किया। मरकाबा में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने को मलबा बना दिया। आईडीएफ का दावा है कि उसके हमले में हिजबुल्लाह के दर्जनों लड़ाके भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा तो उसे हूती का साथ मिल गया। हूती ने अभी इजरायली धरती पर हमले शुरू कर दिए हैं। हूती ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है। यही वजह है कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग बहुत ही भयावह रूप ले चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले में 18 इजरायली घायल हुए हैं। लेबनान बॉर्डर के करीबी गांव पर यह हमला हुआ है। और यूक्रेन की तरफ से रूस पर भीषण प्रहार किया गया, वो भी डबल फ्रंट पर एक साथ सिलसिलेवार अंदाज में। जहां एक तरफ यूक्रेन ने क्रीमिया के एक इलाके को बैलिस्टिक मिसाइल से पाट दिया, तो वहीं क्रीमिया से करीब 1400 किलोमीटर दूर दक्षिणी रूस के समारा रीजन में मौजूद रूसी वायुसेना के एयरफील्ड पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। यकीन मानिए ज़ेलेंस्की के बारूदी ज़लज़ले से क्रेमलिन सन्न रह गया, क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिकी ब्रह्मास्त्र से रूस के शस्त्रागार तहस नहस कर दिए। आखिर कैसा था यूक्रेन का बारूदी ताप जिससे क्रीमिया और समारा हुए राख? देखिए इस रिपोर्ट। जोरदार धमाके के साथ आसमान में उठता बारूदी ज्वाला का ये गुबार। इस प्रचंड ब्लास्ट के बाद लगातार बजती अलर्ट सायरन की आवाज। ये तस्वीर क्रीमिया की है, जो यूक्रेन के बारूदी ताप से धधक उठा। ये तस्वीर क्रीमिया में मौजूद रूस के मिसाइल गोदाम की है, जो ज़ेलेंस्की के भीषण पलटवार से जलकर राख हो गया। आज सुबह का सूरज क्रीमिया में निकलता उससे पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार कर दिया। और सिर्फ क्रीमिया ही नहीं, बल्कि क्रीमिया से करीब 1400 किलोमीटर दूर दक्षिणी रूस के समारा रीजन पर भी यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक की। मसलन यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई कस्बे पर मिसाइलें दागी। जानकोई में रूसी डिफेंस का हथियार गोदाम मौजूद था। वेपन डिपो पर यूक्रेन ने 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम राख हुआ। वहीं यूक्रेन ने रूस के समारा रीजन पर भी ड्रोन स्ट्राइक की। समारा रीजन में मौजूद रूस के एयरबेस पर हमला किया गया। इस अटैक में रूस के कई अटैक हेलीकॉप्टर तबाह हुए। मतलब ये कि क्रीमिया से लेकर समारा प्रांत तक यानी करीब 1400 किलोमीटर के इलाके में यूक्रेन ने बारूदी जलजला ला दिया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए रूस पर टारगेटेड स्ट्राइक की। हालांकि यूक्रेन के दोनों हमले काफी विस्फोटक थे, मगर रूस को सबसे ज्यादा नुकसान क्रीमिया में हुआ।
क्रीमिया से ही यूक्रेन के बारूदी प्रतिशोध की भयावह तस्वीरें सामने आई। दावा किया जा रहा है कि क्रीमिया पर यूक्रेन की तरफ से यह अब तक का सबसे विध्वंसक मिसाइल अटैक था, क्योंकि बेहद ही खुफिया अंदाज में यूक्रेनी सेना ने पहले तो क्रीमिया में मौजूद रूसी सुरक्षा कवच को भेदा और इसके बाद उत्तरी क्रीमिया के एक इलाके में बेहिसाब तबाही मचाई। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने क्रीमिया के जानखोई कस्बे में मौजूद रूसी सेना के बारूदी गोदाम को तबाह करने के लिए MGM-140 और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी ब्रिगेड ने करीब 12 MGM-140 मिसाइल क्रीमिया की तरफ दो अलग अलग दिशाओं में दागी। खेरसोन से फायर की गई मेड इन यूएस मिसाइल ने 165 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तरी क्रीमिया के जानखोई कस्बे पर प्रचंड प्रहार किया। आपको बता दें कि जानखोई रूसी डिफेंस ने जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम बना रखा था, लिहाजा यूक्रेन ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले में जरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का गोदाम तबाह कर दिया। क्रीमिया के जानखोई इलाके में यूक्रेन ने टारगेटेड स्ट्राइक की, वरना अमेरिका MGM-140 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की जद में पूरा क्रीमिया आ गया था। मतलब ये कि अगर ज़ेलेंस्की चाहते तो खेरसोन से दागी गई अमेरिकी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए पूरे क्रीमिया को राख कर सकते थे। क्रीमिया के कोने कोने को दहला सकते थे। क्योंकि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने जिस घातक हथियार का इस्तेमाल किया वो न सिर्फ लंबी दूरी तक प्रहार करता है, बल्कि इसके साथ साथ किसी भी सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर सकता है। नाम है अटैकएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। अटैकएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल महाशक्ति अमेरिका का विनाशक ब्रह्मास्त्र है, जिसका एक प्रहार भीषण तबाही मचाने का दम रखता है। शायद तभी बाइडेन का यह अस्त्र ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। आखिर कैसे, यह भी जान लीजिए। अटैकएमएस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी यह मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैकएमएस मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। 90 के दशक से यूएस आर्मी अटैकएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती आ रही है। सुपर पावर अमेरिका का यह ब्रह्मास्त्र साल 1991 से अब तक 3 बड़े युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। पहला गल्फ वॉर, दूसरा अफगानिस्तान वॉर और तीसरा इराक वॉर। इन तीनों वॉर फ्रंट पर अमेरिका की अटैकएमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का बारूदी ट्रेलर बेहद ही विनाशक रहा। एक तरफ ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को दहलाया तो दूसरी तरफ रूस के समारा रीजन में मौजूद रूसी वायुसेना के एयरफील्ड पर भी ड्रोन स्ट्राइक की। यूक्रेन के इस हमले में एयरबेस पर खड़े कई रूस के अटैक हेलीकॉप्टर तहस नहस हो गए। यूक्रेन के इस हमले से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें हमले के बाद कबाड़ हो चुके रूसी अटैक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि समारा रीजन के जिस क्रियास एयरफील्ड पर यूक्रेन ने हमला किया, उसके ठीक पास रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा था। बावजूद इसके यूक्रेन के ड्रोन ने S-400 को चकमा देते हुए क्रियास एयरफील्ड पर तबाही मचाई। यूक्रेन के डबल फ्रंट प्रहार से क्रेमलिन भी सन्न हो गया। मगर ऐसा नहीं है कि पुतिन की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। फौरन रूस ने क्रीमिया और समारा के एयरबेस पर हमले का इंतकाम लेते हुए यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके पर जबरदस्त धावा बोल दिया।
यूक्रेन के हमलों के बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन के चेसिव यार इलाके पर कब्जा कर लिया। तो वहीं आशंका है कि आज रात यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव रूसी कब्जे में आ सकता है। खार्किव पर रूसी झंडा लहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजरायल ने ईरान के 99% मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया और अब इन मिसाइलों को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ईरान की गिराई गई मिसाइलों के हिस्से इजरायली सेना दुनिया के सामने ला रही है और इन मिसाइल्स की तकनीक का अध्ययन कर रही है। इसके साथ ही इजरायल ने बताया कि ईरान ने किस स्तर के विस्फोटक इस्तेमाल किए हैं। देखिए ईरानी मिसाइलों पर इजरायली सेना ने क्या कहा है और ईरानी हमले रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। चौदह अप्रैल की रात जब ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमले किए तो अफरा तफरी मच गई। लेकिन इजरायल के एयरफोर्स कंट्रोल रूम में एक बड़ी टीम बड़े ही धैर्य के साथ हर टारगेट को ट्रेस और ट्रैक कर रही थी। ये वही टीम है जो कंट्रोल रूम में बैठकर ईरानी हमलों को इंटरसेप्ट करने के लिए मैपिंग कर रही थी। ये वीडियो इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ईरान की 99% मिसाइलें हवा में ही गिरा दी गईं। इनके इंजन सिस्टम पर हमला करके मिसाइलों को उड़ान भरने से रोक दिया गया और अब इन मिसाइलों की तस्वीरें जारी की गई हैं। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा है। इजरायल की रिपोर्ट है कि ईरान ने बड़े नुकसान के इरादे से हमला किया था और इसे नाकाम कर दिया गया। आईडीएफ प्रवक्ता ने इन मिसाइल के टुकड़ों पर एक वीडियो रिपोर्ट जारी की है। So when I first saw the images circulating on social media about a ballistic missile in the Dead Sea, I thought, no, this must be fake news. There's nothing fake about this. This is just 70% of an Iranian ballistic missile launched against Israel on Saturday night. The warhead of this missile was something like 500 kilos. ईरान ने 500 किलोग्राम की क्षमता वाले वॉरहेड का इस्तेमाल किया। इतनी ताकत से लैस मिसाइलें एक बड़ी इमारत को जमींदोज करने के लिए काफी है। ईरान ने स्वॉर्म स्टाइल में इजरायल पर हमले किए थे ताकि ये हमले रोके ना जा सके। लेकिन फिर भी इजरायल की कई लेयर की डिफेंस सिस्टम सुरक्षा ने ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए। अब रिपोर्ट यह आई है कि इजरायल ने इन हमलों को रोकने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। यह वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला विमान है जिसने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इजरायल के इस टोही और जासूसी एयरक्राफ्ट ने ही ईरानी मिसाइलों की मैपिंग करके वायुसेना के कंट्रोल रूम को भेजी थी। इजरायल के इस टोही विमान का नाम ओरोन है। इसकी कीमत 8,335 करोड़ रुपए है। ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। इसमें 8 लोगों का क्रू होता है। ये एआई कटिंग एज टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर से लैस है। ये टारगेट की मैपिंग करता है, टारगेट का टाइप और आकार और रफ्तार कंट्रोल रूम को भेजता है।
इजरायली एआई टोही विमान की टीम के एक पायलट ने जानकारी दी है कि सबसे पहले हम ही पहचान कर रहे थे कि टारगेट क्या है। यह कंप्यूटर गेम जैसा है। हम फाइटर पायलट एयर डिफेंस को सबसे बड़े खतरे की जानकारी दे रहे थे। हम बता रहे थे कि टारगेट क्या है, टारगेट की रफ्तार क्या है और किसे सबसे पहले गिराना जरूरी है। इस विमान की एआई तकनीक ने ही इजरायली डिफेंस सिस्टम को इतना कारगर बना दिया कि सबसे पहले सबसे खतरनाक टारगेट गिराए गए। ओरोन स्टेल्थ विमान को मार्स 2 भी कहा जाता है। इसे 2023 में ही आईडीएफ की सर्विस में लगाया गया है और पहली बार जरूरत पड़ने पर ही इस फ्यूचर वेपन ने कमाल कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।